चलिए, पिछली क्लास के सबके डाउट थोड़े क्लियर हुए होंगे। अस्त वक्री नमस्ते जो मैम। नमस्ते थे लता जी। जो भी हमने किए उनके डाउट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें मेरा एक पॉइंट रह गया था बताना, एक पॉइंट कि जब हम अस्त ग्रह को देखते हैं, अस्त का नाम क्या है। अस्त को जब संस्कृत में जब लिखा गया था तो अस्त का नाम है अस्त अंग। अंग मतलब बॉडी पार्ट, ठीक है। जब हमें किसी की बीमारी देखनी होती है ना, जब भी हमें किसी की बीमारी देखनी होती है तब हम अस्त को यूज करेंगे। जब हमें बीमारी के लिए तब हम देखेंगे कौन सा ग्रह इस कुंडली में अस्त है, जब बीमारी के लिए हमारे पास क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज एवरी टाइम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अस्त को तभी यूज करेंगे जब बीमारी देखना है, क्योंकि उसका नाम है अस्त अंग, ठीक है, बॉडी पार्ट। तो आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, सिंपल पुरानी बुक में की बात कर रही हूँ मैं। एक सेकंड प्लीज होल्ड रखिएगा। ठीक है। तो हम जो कोई भी पुरानी बुक पढ़ते हैं उसके अंदर जब हम देखते हैं कि ग्रह रिजल्ट कैसे दे रहा है अपनी, ठीक है, तो वहां कहीं भी हमें ना ये सब नहीं लिखा होता है। वक्री है, नीच उच्च फिर भी थोड़ा लिखा होता है, स्वराशि, मित्र राशि, ये फिर भी, लेकिन ये सब नहीं लिखा होता। बाधक या मारक, या आप कोई भी बुक पढ़े, सिंपल पुराने समय की जो भी बुक्स हैं। जैसे मैं कल के लेक्चर के लिए मैंने ये बुक उठाई थी श्री के राव सर की, और आज के लेक्चर के लिए मैंने श्री के राव सर की बुक की पढ़ के आई हूँ मैं, कुछ मुझे चाहिए था टॉपिक। तो वहां पर कहीं भी वो जब किसी कुंडली को के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो अष्टमेश है, द्वादेश है, द्वितीयेश है, केंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। कभी कहीं भी उन्होंने ये यूज नहीं किया मारक है, बाधक है, वक्री है। एक कुंडली के अंदर बुध वक्री थे, पंचम भाव ग्रह और संतान है, बुध वक्री थे। बुध वक्री थे तो उन्होंने उसको वहां एक्सप्लेन कर, छपा हुआ है वहां पर कि हमें दिख रहा है। जो भी म्यूट नहीं है प्लीज अपने आप को म्यूट करें। वहां पर छपा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, एक बार भी उसको नहीं लिखा, ठीक है। तो जितना सरल और जितना इजी रखेंगे ना कुंडली, उतनी तरीके से आप खोलेंगे। और मैं खुद खोलती हूँ इसलिए मैं वही आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने हमारे उच्च नीच, अस्त, वक्री, ये सब कुछ हो गया था। अब पहली चीज आती है कि हमें कैसे देखना है कि ग्रह की पीड़ा कैसे होती है। पीड़ा का मतलब है ग्रह कैसे फल, पॉजिटिव नेगेटिव वे में कैसे ग्रह फल देता है, ग्रह को पीड़ा कैसे मिलती है। वो पीपीटी शेयर हुई थी ग्रुप में, वो सबने देख ली होगी। उसी से संबंधित पीड़ा का एक टॉपिक जरूर है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रहों के आपस में संबंध कैसे बनते हैं, ठीक है। ग्रहों के रिलेशन क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर शनि का केतु के साथ संबंध बनता है तो संबंध कैसे बनते हैं। पहले हमें ये रिलेशन आपस में ग्रहों के कैसे बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि ग्रहों के रिलेशन कैसे बनते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्रह पीड़ित कैसे होता है। हर वक्त हमें सीधा इस पे नहीं आ जाना है, ठीक है। तो पहले हम उसको समझते हैं। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रहों के संबंध कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे इनको समझें। तो इसको भी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी रूप में इसको लिया है कि हम इसको कैसे समझें। प्राइमरी क्यों और सेकेंडरी क्यों, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो सबसे पहले, कभी भी कोई ग्रह किसी राशि के अंदर बैठा है तो उसका पहला संबंध है। जैसे मंगल बुध की राशि 3 नंबर 6 नंबर में बैठता है तो मंगल और बुध का आपस में संबंध है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, पर एक बार इसको क्लियर करना जरूरी था, बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा बनता है हमारा, जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, दृष्टि संबंध आपस में, मतलब दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे पर हो। जैसे यहाँ पर मंगल और वीनस की आपको दिख रही है, ये भी आपस में संबंध है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे की राशियों में जब संबंध होते हैं, मतलब एक यहाँ पर आप देखिए कि जिसको बोला जाता है एक्सचेंज, ठीक है। सैटर्न मून की साइन में है, मून सैटर्न की साइन में है, जिसको बोला जाता है एक्सचेंज, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में ये आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है सैटर्न और मून का, सैटर्न की एक्वेरियस साइन में मून बैठा है, कैंसर साइन के अंदर
सैटर्न बैठा है। उसके बाद युति, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी रिलेशनशिप को लेती हूँ तो वो मैं युति लेती हूँ, जब दो ग्रह एक साथ बैठे हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10th भाव में लिब्रा साइन के अंदर वीनस और मंगल बैठे हैं, शुक्र और मंगल, ये भी प्राइमरी रिलेशनशिप में आते हैं। अब हम इसको सेकेंडरी रिलेशनशिप, यहाँ पर क्यों बोलते, डिस्पोजिटर का जो संबंध होता है, जैसे यहाँ पर वीनस और जुपिटर 4 नंबर में बैठे, ठीक है, और या मंगल का डिस्पोजिटर कौन बनता है, गुरु, जो वीनस से भी संबंध बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो मंगल का डिस्पोजिटर कौन है, मंगल का राशि स्वामी कौन है, 9 नंबर में बैठा है मंगल 9th हाउस के अंदर, उसका राशि स्वामी गुरु बनता है, गुरु जाकर वीनस के साथ में बैठा है, तो ये भी संबंध बनता है। और वीनस किस राशि, मून की राशि में बैठा है, तो मून के साथ भी दोनों के डिस्पोजिटर एक साथ बैठे, ये भी एक रिलेशनशिप है। मंगल और मून का डिस्पोजिटर एक साथ चौथे घर में बैठे, जिसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जिसको इतनी इंपॉर्टेंट दी जाती है। और सबसे नक्षत्र, ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, इसको मैं सेकेंडरी में, ऐसे वो सेकेंडरी नहीं है, पर अभी जब हम बेसिक्स करते हैं तो हमें सिर्फ सीधा युति प्रतियुति मतलब सब एक दूसरे को देखना, ठीक है, एक दूसरे की राशि में बैठना, एक्सचेंज, इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सीधा जब हम नक्षत्र पे आ जाते हैं तो एक्चुअल प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाते। नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, बट अभी आप मैं जहां से आपको लेके जा रही हूँ वहां पे नक्षत्र को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, मैं सिर्फ यहाँ पर मून के नक्षत्र को इंपॉर्टेंस दूंगी जब तक हमारा ये चलेगा, ठीक है, कि हमारा मून किस नक्षत्र में है। लेकिन बाद में जब टाइमिंग में कई बार नक्षत्र भी हम यूज करते हैं कि नक्षत्र को कैसे देखा जाता है। तो ये रिलेशनशिप हमें याद होना चाहिए कि ग्रहों के आपस में संबंध कैसे बनते हैं। ग्रहों के संबंध राशियों के द्वारा, एक दूसरे की राशि में बैठने से, साथ बैठने से, एक दूसरे के मतलब प्रति दृष्टि देने से, और डिस्पोज, ये सब संबंध बनते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि ग्रह पीड़ित कैसे होते हैं, पीड़ा, ग्रहों को पीड़ा कैसे मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ये समझ आना चाहिए और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ग्रह कहाँ पीड़ित हो रहा है और कैसे पीड़ित। क्योंकि सभी बुक्स में ये लिखा जाता है, जब भी कोई ग्रह 2 या 2 से अधिक पाप प्रभाव में हो या 2 या 2 से अधिक पीड़ा में हो तो वो दिक्कत दर्शाता है, ठीक है। तो 2 या 2 अधिक पीड़ा हमें काउंट होनी चाहिए ना, चाहे दृष्टि से, चाहे युति से, चाहे कैसे भी, ठीक है। तो पीड़ा कैसे मिलती है पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि पीड़ा कैसे काम भी करती है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम, एक सेकंड मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। यहाँ पर है ग्रह पीड़ित कब होते हैं, ठीक है। पीड़ा आखिर क्यों, जैसे यहाँ पर हम इस कुंडली के अंदर देखते हैं कि जब पाप ग्रहों के साथ युति किसी ग्रह की बनती है, पाप ग्रह है शनि, राहु, केतु और मंगल। सूर्य क्रूर है, पाप में नहीं आता है, तो जब पाप ग्रहों के साथ इनकी युति बनती है तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 12वें भाव के अंदर मंगल और केतु का आपस में बना हुआ है। मंगल के केतु राहु के या एक्सेस में बोल रहे हो या मंगल केतु के साथ में बैठा है, आप कैसे भी ले लो, ठीक है। ये पाप ग्रह के प्रभाव में आए, पीड़ा है यहाँ पर मंगल को, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर आता है, मैम एक क्वेश्चन था, जब ये राहु केतु के एक्सिस पे जब बोलते हैं या तो कोई प्लेनेट राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो उसको ऐसा बोलते हैं कि राहु केतु एक्सिस पे है। ओके। और उसके बाद जब हम दूसरा इसके पॉइंट पे आते हैं, एक हाँ, जब भी कोई राशि शत्रु, कोई भी ग्रह शत्रु राशि में होता है या नीच राशि में होता है, शत्रु राशियां, जैसे मंगल के लिए बुध की राशियां शत्रु है, और बुध के लिए मंगल की राशियां शत्रु है, या सूर्य के लिए शनि की राशियां शत्रु है और शनि के लिए सूर्य की राशि शत्रु है। ये जब कोई ग्रह शत्रु राशि में आता है या नीच राशि में आता है, वो पीड़ा का एक पॉइंट है, मैं पॉइंट बोलती हूँ। एक बुक है फलित सरोवर, उसके अंदर एंड में आप देखोगे पीड़ा निकालने के पॉइंट ऐसे 1 2 ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है सिर्फ। उसके बाद पापी ग्रह की दृष्टियां, पाप ग्रह पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी, यहाँ पर मैंने अगेन दिया है प्राइमरी, जो साथ में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो नीच अवस्था ये शत्रु अवस्था में आ जाए, या पापी ग्रह की दृष्टियां, मतलब जैसे यहाँ पे मंगल वीनस को चौथी दृष्टि से देख रहा है, दृष्टियां सबको पता है, मंगल की चौथी दृष्टि है 1 2 3 4, तो मंगल वीनस को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है। और उसके बाद सेकेंडरी में आता है ये अस्त और वक्री,
इतना इंपॉर्टेंट। अस्त को हमें सिर्फ जब बीमारियां देखनी होती है तभी देखना है, एवरी टाइम नहीं बोलना है कि हमारा अस्त है। मैंने बोला पिछली बार, आपको अच्छे से समझाया, अस्त का मतलब सूर्य के क्लोज आ जाने से वो फ्रस्ट्रेशन है जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, जो समय के साथ, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि हम अस्त को, जब हमें किसी के लिए बीमारी देखना है उस टाइम हम अस्त को देखेंगे, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाइए पुराना, वहां पर इन सब वर्ड्स को यूज ही नहीं किया जाता, जितना ज्यादा बढ़ा दिया गया है इन 10 एक सालों में यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। प्रिडिक्शन में इनका इतना रोल नहीं आता है जितना बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अब ये आता है कि आखिरी पीड़ा। पहले हमने पिछली क्लास में पंचांग का एक पार्ट किया था, तिथि, ठीक है। तिथि को मैंने समझाया था, तिथि का निर्माण कैसे होता है, मैं थोड़ा सा उसको एक बार। तिथि, सूर्य यहाँ पर और चंद्रमा, सूर्य एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं और चंद्रमा मूव करते हैं 28 डेज में, तो ये इनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हमारा तिथि का निर्माण होता है, ठीक है। अमावस से वो पूर्णिमा पे जाते हैं और पूर्णिमा से फिर वो अमावस पर आते हैं, तो अमावस के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये तिथियों का हमारा निर्माण होता है। ये पंचांग का पार्ट है। तिथि वाटर एलिमेंट है, वाटर हमारे रिश्तों को दिखा, रिलेशनशिप, इमोशंस, ठीक है। तो हम उसको शादी से जोड़ते हैं। रीजन, सूर्य मेल है और चंद्र फीमेल है। मेल फीमेल के रिलेशन को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि तिथि शादी को दर्शाती है। अब हमें इसको प्रैक्टिस, अब पीड़ा हमने आज समझ ली कि पीड़ा कैसे देखी जाती है, ठीक है। ग्रह की पीड़ा, पाप ग्रह के साथ में बैठना और शत्रु राशि में बैठना, पाप ग्रह की दृष्टियां उसके ऊपर आना, इस तरह से ये पीड़ा का। और एक एक बीच में हो रहा था पाप कर्तरी, अगर दोनों तरफ आपके पाप ग्रह हो किसी भाव के, वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल में दिखा दूंगी। मान लीजिए पंचम भाव है, तो चतुर्थ भाव में और षष्टम भाव दोनों में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो उसको पाप कर्तरी कहा जाता है, ठीक है। अब तिथि का मैंने पिछली बार समझाया, 30 तिथियां होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की, ठीक है। उन तिथियों के हर तिथि हमें इंपॉर्टेंट ये है कि तिथि के जो स्वामी है ना, उनसे हमें एनर्जी को समझना है। जैसे प्रतिपदा और नवमी का स्वामी सूर्य है, द्वितीया और दशमी का चंद्रमा है, तो जैसे उनके स्वामी है वैसे उनकी एनर्जी है। सूर्य है, 1 और 9 वाले जो सूर्य की तिथियों वाले हैं, वो जल्दी से किसी से दबते नहीं है, सूर्य, ठीक है। स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, ठीक है। 2 और 10 वाले हैं चंद्रमा, इमोशनल, ठीक है, जीवन में ट्रेवल ज्यादा है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन का पॉइंट है, लेकिन हमें एक्चुअल में उसको प्रिडिक्शन में यूज कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअल प्रिडिक्शन में हम उसको यूज करते हैं शादी को देखने के लिए कि आपकी शादी कैसी है, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, जैसे आप में से किसी को, सबको जगना थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर पंचांग के, हाँ एक से, जैसे ये अभी का ही चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अभी का आपको चार्ट दिख रहा है, सभी का पंचांग आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे आज कृष्णा चतुर्थी, तो यहाँ पर सबको, सबका पंचांग यहाँ पर आता है। तिथि, वैदिक वीकडे, नक्षत्र, योगा और करण, 5 ये तत्व हैं पंचांग के। तिथि जल तत्व, वार अग्नि तत्व, नक्षत्र वायु तत्व, योगा आकाश तत्व और करण भूमि तत्व, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। ये सारे मैं भी करवाऊंगी, लेकिन मैं तिथि का एक बहुत सिंपल सा आपको बोल रही हूँ कि अब हमें यूज करना कैसे है। क्योंकि हमें जब ये पता है कि कोई ग्रह पीड़ित कैसे होता है, तो हम ये देखना शुरू कर सकते हैं ना, जातक का स्वभाव और जातक का नेचर। अभी आज की क्लास में ही हम ग्रहों के बारे में भी समझेंगे, ठीक है, स्वभाव पढ़ने के लिए राशियों के बारे में भी। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आप अपना ऐड करिएगा कि यहाँ पर तिथि का स्वामी बनता है चतुर्थी, चतुर्थी का स्वामी बनता है मरकरी। मरकरी 7th हाउस में राहु, वीनस, सूर्य और 12 नंबर साइन के अंदर है। तो इस जातक की शादी सिर्फ एक पॉइंट है, हमें वीनस को भी देखते हैं, सप्तम सप्तमेश को भी देखते हैं, हम सभी देखेंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल सा है, इस जातक की शादी कैसी है अगर आपको ऐसे देखने को मिले। दिक्कत दिख रहा है, मरकरी रिलेशनशिप को दिखा रहा है, मरकरी, इतना सबको समझ आया। हाँ जी, मरकरी तिथि का स्वामी है और राहु के साथ बैठा हुआ है। हाँ, राहु के साथ कंजक्शन में है, हम्म, थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है। जब हमें शादी देखनी होती है तो हमें 4 पॉइंट देखने होते हैं। 7th हाउस, 7th हाउस का स्वामी वीनस और तिथि लॉर्ड, 4 चीजों को देखते हैं। इन चारों को हम देखते हैं कि चारों की प्लेसमेंट कैसी है, चारों की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर
वीनस भी यहीं पर है, उच्च का है, लेकिन राहु के साथ में और सूर्य के साथ में है। ठीक है, तो सप्तम भाव खराब है, इतने सारे ग्रह बैठे हैं जिस भी भाव में, एक बहुत सा सिंपल सा नियम है, आपकी कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव के अंदर बैठे हैं, आपका जीवन उसी भाव के आगे पीछे घूम रहा है। आपके कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, आपका जीवन उसी भाव के आगे पीछे घूम रहा है। यहाँ पर सप्तम भाव खराब हुआ। ठीक है, एक राहु के साथ बैठे इतना खराब नहीं होता, लेकिन राहु भी खराब है, मरकरी भी खराब है, वीनस भी खराब है, तीनों पॉइंट खराब कर रहे हैं, तो यहाँ पर एफ्लिक्शन ज्यादा है। पूनम जी, यहाँ पे मरकरी कैसे खराब हुआ? मरकरी राहु के साथ बैठने से ही तो खराब अच्छा, हुआ। राहु के साथ बैठने से खराब हुआ, ओके। तो पहले वो नीच का हुआ और फिर राहु के साथ बैठने से खराब हुआ। ठीक है, तो ये एक तिथि को हमें कैसे देखना है। ठीक है, और आज पंचांग का दूसरा पॉइंट, क्योंकि जब मैं राशियां ग्रहों के बारे में बताऊंगी तो आपको हेल्थ देखनी और शादी देखनी नेक्स्ट क्लास से आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पंचांग का दूसरा पॉइंट है आज का वार, अग्नि। ठीक है, जो अग्नि तत्व है, वार ये मंडे ट्यूसडे इन्हीं के वही स्वामी बनते हैं। मंडे का चंद्रमा, ट्यूसडे का मंगल, ऐसे सबके ये स्वामी बनते हैं। ठीक है, वार है अग्नि, है ना। हेल्थ हेल्थ के लिए अग्नि सबसे जरूरी है। आपको सबको पता, जठा अग्नि सबसे जरूरी है। जिसकी जितनी नॉर्मल है उतना उसका, जिसकी ज्यादा है तो भी खराब है, जिसकी कम है तो भी खराब है, अग्नि। तो वार वैदिक वीकडे का मतलब होता है सूर्य उदय से लेकर टिल सूर्य उदय तक। ये नहीं कि रात को 12 बजे हमारा खत्म हो जाएगा। जो लोग एस्ट्रोसेज में देखते हैं वहां पर दोनों लिखे आते हैं, वीकडे और वैदिक वीकडे लिखा हुआ आता है, और जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर वैदिक वीकडे लिखा होता है, टिल सूर्य उदय तक। पहले सूर्योदय से लेकर, जैसे आज है तो सुबह जो सूर्योदय हुआ, वैदिक वीकडे अगले वीकडे तक, मतलब कल सुबह के सूर्योदय तक वही वार चलेगा, ट्यूसडे ही चलेगा। वेडनेसडे हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद में, सूर्योदय के बाद में। तो वार है अग्नि। ठीक है, और तिथि है जल। तो जब हमें रिलेशनशिप देखने होते हैं, मैरिड, तो हम तिथि को देखते हैं, और जब हमें वार देखना, हेल्थ देखनी होती है, तब हम वार को देखते हैं कि वार का कैसा है, कुंडली में कैसा बैठा है। तो मंडे का मून, ट्यूसडे का मंगलवार, वेडनेसडे का बुध, बुधवार, बृहस्पतिवार का बृहस्पति, ये वैसे ही। लेकिन इनकी जो एनर्जी बनती है, जैसे अष्टमी तिथि और अमावस तिथि का स्वामी बनता है राहु, ये आपको पता है। अष्टमी और सॉरी तिथि में जैसे एनर्जी है ना उसकी, राहु की, वैसे ही वार में मंगलवार और शनिवार को थोड़ा हार्ड वार माना गया है एज कंपेयर अदर। ठीक है, तो तिथि में जैसे हम अष्टमी तिथि का कोई बॉन्ड है, हम समझ जाते हैं उसकी एनर्जी। अमावस तिथि का बॉन्ड है, हमें समझ आ जाता है उसकी एनर्जी। सेम सैटर्न शनिवार का बॉन्ड, अगर शनि अच्छी नई स्थिति में है, या मंगलवार के, से हम समझ जाते हैं कि इसका कैसा है। अब एक सिंपल सी मैं आपको कुंडली दिखाती हूँ, इसके साथ हम अभी ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसे हमें पंचांग को सिंपल कुंडली के साथ में ऐड करना पड़ता है प्रिडिक्शन निकालने के लिए। जैसे जैसे आप सबको ये कुंडली दिख रही होगी, यहाँ पर तिथि के स्वामी को देखिए, कृष्णा अष्टमी, राहु, और कृष्णा उसके बाद वेडनेसडे मरकरी। मरकरी को आप देखिएगा, मरकरी पहला पीड़ा का पॉइंट होता है। सॉरी, एक पीड़ा का पॉइंट वहां पे रह गया था, जब हमारे ग्रह 3, 6, 8, 12 हाउस में होते तब भी वो पीड़ा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मरकरी यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर है, उसको एक पीड़ा मिली, प्लस मरकरी नीच का है, उसको दूसरी पीड़ा मिली। सिर्फ इतना, इसको अभी एक बार देखिए उसका हेल्थ का। ठीक है, और हम लगन से भी अपना हेल्थ देखते हैं, लगन का स्वामी जो होता है। ठीक है, लगन का स्वामी उनका सूर्य बनता है, और जो शत्रु राशि के अंदर है। ठीक है, और केतु से दृष्ट है। तो दोनों चीजें जब खराब होती है तो हम हेल्थ पे क्वेश्चन करते हैं किसी की, कि आपकी हेल्थ कैसी है, वार स्वामी और लगन का स्वामी। इस कुंडली के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि पंचम लियो लगन के स्वामी बनते हैं सूर्य, और वार के स्वामी बनते हैं मरकरी, दोनों अफ्लिक्शन में हैं, तो इनका हेल्थ कैसा होगा इस जातक का। चाहे हमेशा ये नहीं होता कि अपने को अफ्लिक्शन ज्यादा ही मिले, हमेशा ये नहीं होता बड़ा हेल्थ भी बहुत खराब है, लेकिन जीवन में हमेशा हेल्थ इशू थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा ना। क्यों? लग्नेश जो हमें हेल्थ दर्शाता है,
वो भी शत्रु राशि में है और केतु से दृष्ट है, और वार स्वामी जो है हेल्थ दृष्ट आता है वो भी अष्टम भाव में आया हुआ है और पीड़ा के अंदर है। तो ऐसा नहीं इनको बड़ा इशू है, लेकिन इनको छोटी उम्र से ही एसिडिटी का इशू रहना, खाना ढंग से नहीं खा पाना, फिर थायराइड का इशू रहे, ये सारे छोटे छोटे इशू शुरू हो गए थे एक बहुत छोटी एज में। जब वार क्यों, हमारे बॉडी की जब अग्नि बैलेंस नहीं होती और तिथि का लग्नेश बैलेंस नहीं होता, तो ये इशू आता है हेल्थ इशू। जब हमें हेल्थ इशू देखना है तो लगन और वार को देखना है। जब हमें शादी देखनी है, सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र और तिथि। तो मैंने पीड़ा पहले आपको क्यों बताई, पहले आपको पीड़ा देखनी है कि इनको कितनी पीड़ा मिल रही है, ठीक है। तो जब अब अगली क्लास के मैं ये आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के ग्रुप में सिंपल कुंडली आने लग जाएंगी अभी से, कि इसकी हेल्थ कैसी है और इसकी शादी कैसी है, सिंपल, कि हम जज करना सीख जाए हेल्थ कैसा है और शादी कैसा है। वो कैसे सीखेंगे कि जब हम तीन ही चीज, मैं वो क्लास में दोबारा रिपीट भी कर दूंगी ग्रुप में, कि वार स्वामी और लग्नेश, लगन लग्नेश, तीन चीज वहां देखनी है, और शादी के लिए देखनी है हमें तिथि, सप्तम, सप्तमेश और, ये क्यों बताया जाता है, इसका रीजन क्या है, या मैं अभी जो शुरू कर रही हूँ भाव राशियों के नेचर और ये सब, ये सारी चीजें क्यों बताई जाती हैं। आप तो सीधा टाइमिंग पे भी आ सकते हैं, हम लोग सीधा पंचांग खत्म कर कर शादी कब होगा, जॉब कब लगेगा, इसको तो एक हफ्ता लगता है या 2 हफ्ते लगते हैं समझने में। लेकिन हम ये क्यों बताते हैं, हमें जब नेचर पकड़ना आ जाता है ना, ग्रहों की एनर्जी समझ आ जाती है, राशियों की एनर्जी समझ आ जाती है, तो प्रिडिक्शन बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। सबको पता है, यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई भी मेरा बेसिक से नहीं है, मेरा सबसे बात अनुभव है, कोई भी बेसिक से नहीं है, सबको पता है कि भाव की एनर्जी क्या है, राशियों की एनर्जी क्या है, ग्रहों की एनर्जी क्या है। लेकिन ये नहीं हम कर पाते कि हम उसको प्रिडिक्शन में यूज कैसे करें, हम कैसे प्रिडिक्शन निकाल के लेके आए।